नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ दलित कहानीकार और उनकी कहानियाँ। इससे पहले हमने देखा था थोड़ा तेज़ी से जो हिंदी कहानी थी वो पूरी हम एक तरीके से आज की क्लास में अंतिम करेंगे। जैसे कि आपने देखा था प्रमुख जो कहानीकार थे, पहले हमने एक क्रम से सारी पढ़ी, उसके बाद में हमने महिला कहानीकारों को पढ़ा और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे दलित कहानीकारों को। दलित कहानियाँ देखिए, यहाँ पे वो कहानियाँ हैं, इसमें जो अधिकांश लेखक हैं, अधिकांश क्या कहें, आपके 99% जो लेखक हैं, 1-2 को छोड़कर जो अधिकांशतः लेखक हैं वो आपके दलित लेखक हैं। यानी कि कहा जाता है कि जिन्होंने इस जीवन को जिया है, जैसे कि आप इनकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो माना जाता है कि इन्होंने जिस जीवन को जिया है उसी यथार्थ को इन्होंने लिखा है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति जिस तरह के समाज या परिवेश में अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो उसी की विडंबनाओं को लिखने का प्रयास करता है। अब ऐसे कहने के लिए, अब देखिए, यदि आप किसी शाहूकार से या ज़मींदार से या कहें पूंजीपति से यदि आप कहें कि आप दलित जो वर्ग है इस पर कोई कविता, कोई कहानी या कोई उपन्यास लिखिए, तो वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसने इन चीज़ों को देखा ही नहीं है। यदि लिखेगा भी तो उतनी गंभीरता नहीं आएगी जितनी एक दलित लेखक के उसमें आएगी। वो थोड़ा लिखेगा लेकिन वो इतना मर्म स्पर्शी लिखेगा कि आपके हृदय को छू जाएगी। जो भी काव्य होगा, जो भी गद्य होगा, वो आपके हृदय को छू जाएगा। लेकिन यदि आप किसी दूसरे से कहोगे तो वो इतना नहीं लिख पाएगा, क्योंकि जिन्होंने इस जीवन के दंश को झेला है, जिन परिस्थितियों से ये निकल कर आए हैं, उन परिस्थितियों को ये लिख रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे, दलितों में ही यदि बात आ जाए, ज्योतिबा राव फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, यदि इन्होंने स्त्रियों के प्रति इतना एक तरीके से कहा जाए, हर कोई कहता है कि जो शिक्षा की देवी हैं सरस्वती हैं, मानते हैं। यदि आप एक दैवीय रूप में देखना चाहेंगे तो आप सरस्वती जी को स्थान देंगे, लेकिन यदि आप मनुष्य रूप में यदि देखना चाहेंगे तो शीर्ष स्थान पर या कहीं प्रथम स्थान पर जो विराजमान होती हैं वो सावित्रीबाई फूले जी होती हैं। क्योंकि ज्योतिबा राव फूले जी ने सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ाया था और उन्होंने फिर स्त्रियों को पढ़ाया था। और किस तरह के दंश को उन्होंने झेला था आप देखेंगे कि जब पढ़ाने जाती थी तो गाँव के जो लोग थे उन पर कीचड़ फेंक देते थे ताकि अब ये पढ़ाने ना जा पाए उनको। एक घर में जाके पढ़ाती थी, किसी के घर में बच्चों को इकट्ठा करके, जैसे ट्यूशन पढ़ाती हैं, इस तरीके से वो पढ़ाती थी। कीचड़ फेंक देते थे, बेचारी 2 साड़ियाँ, एक साड़ी अपनी बैग में थैले में रख के लेके जाती थी, क्योंकि उस समय थैला होता था, बैग नहीं होता था, उसमें रख के लेके जाती थी, फिर वहाँ चेंज करती थी, उसके बाद उनको पढ़ाती थी। तो वास्तविक जीवन का जो संघर्ष है उन्होंने झेला है। अब किस तरह एक माली के पुत्र होते हुए या किस तरह उन्होंने ये संघर्ष तक, वो मुकाम तक पहुँचे थे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रखती हैं, क्योंकि जिन्होंने जिस चीज़ को झेला है उसी चीज़ को अच्छे से लिखा होगा। तो चलिए बात करते हैं आज के जो हमारे दलित कहानीकार हैं, उन्होंने किस तरह से कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले ये जो कहानी के रूप में हमारे सामने आती हैं, पहली कहानी के रूप में, ठीक है, तो वचनबद्ध, ये इसके जो लेखक हैं सतीश हैं, ये 1975 की कहानी है और ये जो प्रकाशित हुई थी पहली बार मुक्त स्मारिका पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। दूसरी बात करें तो सबसे बड़ा सुख जो कहानी है ये मोहनदास नेमिसराय जी की थी और ये 1978 में कथालोक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसी के साथ में बात करें तो अंधेर बस्ती जो कहानी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है ये कहानी, और ये 1980 में निर्णायक भीम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये तो थी जहाँ पे ये कहानियाँ जो है प्रकाशित हुई थी। तो वचनबद्ध ये 1975 की सतीश जी की कहानी है, सबसे बड़ा सुख मोहनदास नेमिसराय 1978, अंधेर बस्ती ओम प्रकाश वाल्मीकि 1980। चलिए बात करते हैं मोहनदास नेमिसराय के जो कहानी संग्रहों में है आवाज़ें 1997, अपना गांव और कर्ज, आवाज़ें 1997, अपना गांव
इन्होंने अपने इसमें गांव में किस तरीके से दलित जीवन को जिया है, इसकी विशेषताओं को, इसके यथार्थ को चित्रित किया है कर्ज। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की यहाँ पे जो दलित कहानीकार हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि आप महत्वपूर्ण लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, वेरी मोस्ट लगा दीजिए, नहीं, सभी मोस्ट है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात करें तो 25 चौका 150 1993 का कहानी संग्रह है। सलाम 2000, घुसपैठिए 2003, प्रमोशन फिर है दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, और बैल की खाल, और 2013 में इनका प्रकाशित हुआ है छतरी। ठीक है, ये दलित आलोचकों में बहुत प्रखर आलोचक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। हालांकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के विषय में कहा भी जाता है कि ये जिस गांव के थे, गोरखपुर के साइड के जिस गांव के थे, तो वहाँ से इनका जब विवाह हुआ था तो बहुत छोटी उम्र में हो गया था। पहले छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे, तो इनको पढ़ने की ललक थी, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। और इनकी जो पहली पत्नी थी, उन्होंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि आप इनको पढ़ने के लिए पैसा दीजिए। चले गए, फेलोशिप मिलती थी, उस पर पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद में सिलेक्शन पा लिया, और नौकरी पाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया और अपनी पहली पत्नी को एक तरीके से छोड़ दिया, उनसे कभी बात भी नहीं की। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के विषय में ये एक मिथ मिलता है। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे इनके कहानियों में। 25 चौका 150, 25 चौका 150 महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 चौका 150 कहानी में इन्होंने दिखाया है कि इनके जो पिता होते थे, जैसे कि ये हुए थे जिस समय इनका जन्म हुआ था, मतलब एक जो पात्र है उसका जब जन्म हुआ था, एक बच्चा होता है, उसका जब जन्म होता है तो उसके पापा जाके ज़मींदार, मतलब जो आपके ज़मींदार होते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। ठीक है, 25 रुपये लिया था। ठीक है, अब वैसे तो 25 चौका 100 होते हैं, लेकिन इन्होंने 25 चौका 150, उसने मूल तो दिया 25 रुपये। 25 रुपये जब दिया, उसके बाद में वो जो सूद लगाता था, जो ब्याज लगाता था, वो बढ़ता चला जाता था। ये ब्याज ही पूरा नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो मूल कहाँ से चुका पाते, नहीं चुका पा रहे थे। अब इनका जो बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा होने के बाद में स्कूल गया। स्कूल जाके बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मास्टर जी ने उसको पढ़ने के लिए बैठाया तो मास्टर जी पढ़वाते थे। पहले होता था ना कि स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में आपने देखा होगा, अब तो नहीं, मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं, लेकिन पहले होता था कि पूरा एक घेरा बना लिया जाता था। वहाँ पे एक जो मॉनिटर होता था या जो अच्छा पढ़ने वाला होता था, उसको बीच में केंद्र बिंदु में खड़ा कर दिया जाता था। अब वो कहता था 2 × 2 2 4, तो सारे उसके साथ रिपीट करते थे। वहाँ पे जब पहाड़े दिए गए तो वो घर पे आके पहाड़ा याद कर रहा था। टेबल, आज के टाइम में बच्चे टेबल को याद करते हैं, तो अब वो इसी चीज़ को बोलने पे था। अब उसने जब बोला कि 25 चौका 100, उसके पापा ने टोक दिया कि नहीं, 25 चौका 100 नहीं होते, 25 चौका 150। इस तरीके से फिर उसको, वो मास्टर जी के पास भी गए कि तुम गलत पढ़ा रहे हो, ये वो सो। कोई बात नहीं, आगे पढ़ने लगे। यहाँ पे इनके खुद की भी ये कहानी है। बाद में जब बच्चा पढ़ के बेटा बड़ा हो जाता है, बाहर चला जाता है, बाहर नौकरी करता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, तब वो आके 25 रुपये इकट्ठा करता है। फिर कहता है कि अब तुम इन्हें गिनो। फिर वो उन्हें गिनवाता है, तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, 25 चौका 150 नहीं, 25 चौका 100 होते हैं, यानी कि ये हमें लूट रहा था। उसके बाद वो उसके पास जाते हैं। ठीक है, तो ये विडंबनाएं भी रही हैं अनपढ़ होने की कहीं ना कहीं। यदि आप पढ़े लिखे हो तो आपका शोषण नहीं होता है। आज के समय में तो पढ़े लिखों का भी शोषण करते हैं, जैसे कि सरकारें करती हैं। ठीक है, और सलाम अच्छी कहानी है। घुसपैठिए 2003, प्रमोशन दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, बैल की खाल महत्वपूर्ण है थोड़ी सी, छतरी 2013। दयानंद बटोही की बात करें तो सुरंग 1995, कफन खोर। देखिए, कफन जो है आपके मुंशी प्रेमचंद जी की है,
कहानी दलित कहानी के रूप में वो भी देखी जाती है, लेकिन कफनखोर ये आपके दयानंद बटोही की है। सुशीला टकभोरे की यदि बात करें तो सिलिया टूटता वहम 1997। कुसुम वियोगी की बात करें तो 4 इंच की कलम। ठीक है। अंतिम बयान महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह बैचैन की बात करें तो अस्थियों के अक्षर। शोध प्रबंध, देखिए शोध प्रबंध इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा, आपसे प्रश्न बन जाएगा शोध प्रबंध की विधा है। शोध प्रबंध की विधा है, आपसे जब ये प्रश्न बनेगा तो वहां पे आलोचना होगा, निबंध होगा, कहानी होगा और भी होगा। तो आप वहां पे क्या, आप जो एक कहते हैं ना लॉजिक लगाना, आप लॉजिक क्या लगाएंगे, शोध प्रबंध, यानी कि ये एक आलोचनात्मक कृति होगी। लेकिन नहीं, ये यहाँ पे आलोचनात्मक कृति नहीं है, ये दलित कहानी है, कहानी संग्रह है। इसीलिए इसको उठा के एक्सपर्ट आपके पेपर में रखेगा, क्योंकि वो आपको भ्रमित करेगा। देखिए जब भी प्रश्न बनते हैं, साधारण से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। प्रश्न तो सरल होते हैं, साधारण होते हैं, लेकिन उनका जो कोरिलेशन होता है दूसरों से वो मायने रखता है। प्रश्न इसीलिए उठाता है एक्सपर्ट। ठीक है, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा दलित कहानीकार नहीं हैं, बस थोड़े से ही हैं, कंप्लीट हो जाएंगे और 5-10 मिनट में। चलिए, इनका इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं कि एक एक कहानी का अगर विवेचन करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानियाँ बहुत बड़ी नहीं होती हैं। देखिए आप कहानियों का अगर आपको आनंद आता है पढ़ने में तो आप पढ़िए, आप नेट पे खोलिए और आप पूरी कहानी पढ़िए। कहानी का कोई भी टीचर इतना अच्छा विश्लेषण नहीं कर पाएगा जितना अच्छा आप स्वयं पढ़ पाएंगे, और स्वयं का पढ़ा हुआ जो कहानियाँ आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छी रहती है। इसीलिए कहानियों को आप स्वयं से पढ़िए। सूरजपाल सिंह चौहान, हम तो परीक्षा उपयोगी पढ़ाएंगे, सूरजपाल सिंह चौहान। और आप जो पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे यहाँ पर आनंद लेते हुए आप पढ़िएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी बढ़ जाती है। हैरी कब आएगा, हैरी कब आएगा 1999। दूसरा है साजिश, तीसरा है छूत का दिया, और चौथा है अहिल्या, पांचवा है टिल्लू का पोता, टिल्लू का पोता। जयप्रकाश करदम की बात करें जयप्रकाश करदम अच्छे कहानीकार हैं, और इस समय इन पर शोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 9 बार। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो प्रहलाद चंद्र दास। पहले लटकी हुई शर्त, लटकी हुई शर्त। दूसरे नंबर पे बात करें तो पुटुस के फूल, पुटुस के फूल 1998। अजय नावरिया की बात कर लेते हैं। अजय नावरिया की यदि बात करें तो उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। दूसरा है एस धम संतनो यस्सर, एस धम संतनो यस्सर 2012 का है। सत्यप्रकाश की बात करें, सत्यप्रकाश की बात करें तो रक्त बीज सायरन, रक्त बीज दूसरे नंबर पे है सायरन, सायरन, और ये है 2004। इसी के साथ में अरविंद राही,
अरविंद राही की यदि बात करें तो दृष्टिकोण। इसी के साथ में बात करें तो प्रेम कपाड़िया। प्रेम कपाड़िया की यदि बात करें तो कहानी संग्रह है हरिजन। इसके बाद बात करें तो दयानंद तिलखन पारसी। दयानंद तिलखन पारसी। दयानंद तिलखन पारसी गांव के आंचल में। गांव के आंचल में 2004। उमेश सिंह पहली रात का अंत। उमेश सिंह पहली रात का अंत। इसी के साथ में बात करते हैं परदेशी राम वर्मा। परदेशी राम वर्मा, इनका कहानी संग्रह है दिन प्रतिदिन। इसके बाद में बात करें तो HR हरनोट। HR हरनोट, ठीक है। HR हरनोट की है जीन काठी। शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न कुमार की यदि बात करें तो हिस्से की रोटी 2001। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए, सूरजपाल सिंह चौहान बहुत अच्छे कहानीकार हैं दलित कहानीकारों में। हैरी कब आएगा 1999। साजिश, छूत का दिया महत्वपूर्ण है। अहिल्या, टिल्लू का पोता, ये सभी कहानियां महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एक दो दो सभी की कहानियां हैं, ठीक है। जयप्रकाश कदम की बात करें तो 9 बार। 9 बार जयप्रकाश कदम का कहानी संग्रह है और इन पर शोध भी हो रहे हैं क्योंकि उपन्यास अच्छा है इनका। प्रहलाद चंद्र दास की बात करें तो लटकी हुई शर्त। पुटुस के फूल 1998 का है। अजय नावरिया की बात करें तो उपमहाद्वीप। एस धम संतनो यस सर 2012 महत्वपूर्ण है। सत्यप्रकाश की बात करें तो रक्त बीज। सायरन 2004 का कहानी संग्रह महत्वपूर्ण है। अरविंद राही की बात करें तो दृष्टिकोण इनका कहानी संग्रह है। प्रेम कपाड़िया की यदि बात करें तो हरिजन कहानी संग्रह है। दयानंद तिलखन पारसी गांव के आंचल में 2004 का कहानी संग्रह है। उमेश सिंह पहली रात का अंत इनका कहानी संग्रह है। परदेशी राम वर्मा दिन प्रतिदिन। HR हरनोट की बात करें तो जीन काठी। शत्रुघ्न कुमार की बात करें तो हिस्से की रोटी 2001। स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 कहानीकार और बचे हुए हैं शेष, उनको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण बताना बहुत ज़रूरी नहीं था क्योंकि 5, 7, 10, 15 तो कहानीकार हैं ही और एक एक दो दो इनका कहानी संग्रह है, ठीक है। और इनसे भी अगर आप प्रश्न आए और वहाँ पे आप गलत कर दे तो देखिए ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक तो आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ जितना परीक्षा उपयोगी है। आपको विद्वान नहीं बना रही हूँ, हाँ इतना बता रही हूँ कि आप पेपर किस तरह पास कर लेंगे। विपिन बिहारी अगले कहानीकार हैं। विपिन बिहारी, वो भी इतना कि जहाँ से प्रश्न बनेगा इतना भी रुक के बताती हूँ कि किस तरह प्रश्न बन सकता है। बिवाइयाँ। इसी के साथ में बात करें कावेरी। कावेरी की बात करें तो द्रोणाचार्य एक नहीं। द्रोणाचार्य एक नहीं 1996। इसी के साथ में बात करें रूपनारायण सोनकर। रूपनारायण सोनकर की यदि बात करें तो जहरीली जड़ें 2005। जहरीली जड़ें 2005।
मनोज सोनकर की बात कर लें तो मनोज सोनकर की यहाँ पे बात करें तो जांच 2005। इसी के साथ में बात करें रानी मीनू की बात करें तो हम कौन हैं 2012 महत्वपूर्ण है। नवीन रचना की दृष्टि से हम कौन हैं 2012। अनीता भारती की बात करें, एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां। एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां 2012। ये हुई आपकी कहानियां यहाँ पे संपूर्ण कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके बाद क्लास यहीं तक रखी जाएगी। चलिए आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष बताने के लिए है नहीं, जितना था ये कंप्लीट था। आगे क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किस तरह से आप नोट्स बना रहे हैं या बाकी की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात है कि आपको कोई भी यदि जानकारी लेनी है, ठीक है, चाहे वो टेस्ट से संबंधित हो, चाहे वो बैच से संबंधित हो या कोई और जानकारी यदि आपको लेनी है, तब आप हमें कॉल करेंगे 9568802463। ठीक है, आप इस पे कांटेक्ट कीजिएगा। टेस्ट सीरीज या कोई भी अन्य जानकारी आपको लेनी है। ठीक है, अब जैसा कि हम काफ़ी सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, देखा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास हमने शुरू से किया था, पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक, फिर आपका उपन्यास, कहानी। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाटक, और जो विशेष गद्य साहित्य में हमारे टॉपिक बचेंगे निबंध और आलोचना। ठीक है, आपके 2 टॉपिक इधर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो बचे हुए हैं। देखिए, जहाँ पे हमें लगता है कि उपन्यास कहानी की विषय वस्तु बतानी है, उपन्यासों में हमने अधिकांश की कहानी जो विषय वस्तु थी वो बताई थी, मौखिक रूप से बताई थी, वो लिखित रूप में आपको लेना है। ठीक है, वैसा ही हम जब आगे नाटक पढ़ेंगे, नाटक को थोड़ा विस्तृत हम देखेंगे। जिन जिन नाटकों के विषय में कुछ विशेष तथ्य रहेंगे वो हम आपको लिखाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं, आप देखेंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ यहीं पे बता दें कि जैसे हमने भारतेंदु जी को पढ़ लिया है, भारतेंदु युग में भारतेंदु जी को जब पढ़ा था तो वहीं पे उनके नाटक और निबंध हम कंप्लीट कर लिए थे। तो अब नाटक की क्लास में हम भारतेंदु जी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इनको पढ़ चुके हैं, उसके लिए आपको पुरानी क्लासेस देखनी होंगी। ठीक है, इसी के साथ में आप खुद से नोट्स बनाइए। देखिए, पहला पॉइंट है स्वयं नोट्स बनाइए। स्वयं नोट्स बनाइए आप। दूसरा पॉइंट है अभ्यास करते रहें। अभ्यास क्या है, यहाँ पे यदि आपने नोट्स बनाया है, आज जो नोट्स बनाया है उसका आपको रिवीजन 2 से 3 बार बीच बीच में करना होगा। ठीक है, जैसा कि आपने आज जो नोट्स बनाया है, इसके बाद आपको इसको 12 घंटे बाद पढ़ना है। पहले तो एक बार तभी पढ़ना है, फिर 12 घंटे बाद पढ़ना है, फिर 36 घंटे में एक बार पढ़ना है, फिर 48 में, और फिर आप देखेंगे इसको 15 दिन और उसके बाद 1 माह। इस तरीके से आप इन तथ्यों का रिवीजन करते हुए चलेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। हम जब आपको कोई तथ्य बताते हैं कि जैसे कि अभी हमने देखा था कफनखोर, कफन कहानी, तो क्या कहते हैं, समान, या यहाँ पे लिखिए मिलती जुलती रचनाएं, इनको आपको एक साथ लिखना है।
ठीक है, पेज मतलब लाइन छोड़ते रहिएगा, फिर आप लिखिएगा। इसी के साथ में हम जब बताते हैं आपको विषय वस्तु या परिवेश एक समान होने पर, मतलब जैसा कि आपने देखा कि ये उपन्यास सांप्रदायिक जीवन पर आधारित है, ये उपन्यास भी सांप्रदायिक जीवन पर आधारित है, ठीक है। या आपने देखा कि अज्ञे की यह कहानी अस्तित्ववाद पर आधारित है, मोहन राकेश का ये नाटक अस्तित्ववाद पर आधारित है। तो आप उनको एक जगह कोरिलेट कीजिए, एक पेज में 1 से 1.5 पेज आप छोड़िएगा। जैसा कि 1 इंच कलम, 1 इंच मुस्कान, 4 इंच की कलम, तो ये काउंटिंग वाली जो रचनाएं हैं इनको एक साथ लिख लीजिए। जब आप 2 से 3 बार लिखेंगे आपके तैयार हो जाएंगे। 5वीं बात, उपनाम। उपनाम हम साथ के साथ बताते हुए चलते हैं, अलग से नहीं बताएंगे। आप खुद से एक नोट्स बनाइए, ठीक है। एक पेज पे आप खुद से नोट कीजिए, 4, 5, 6 पेज छोड़ के। ये जो मुझसे बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, क्लास 1 से अगर वो मुझसे पढ़ रहे हैं, तो अगर वो नोट्स बना रहे हैं तो वास्तव में उनके नोट्स में तो जो वृद्धि हुई होगी वो हुई होगी। उनकी तैयारी करने की क्षमताओं में, तथ्यों को पकड़ने की क्षमता बहुत विस्तृत हुई होगी। क्योंकि देखिए, मेरा यहाँ पर जो उद्देश्य है आपको रटाना नहीं है। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको 10 किताबों को एक साथ इकट्ठा करके आपको इतना विस्तृत लिखा दूं कि पेपर में आप होच-पोच हो जाएं कि अरे ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। मुझे वो नहीं करना है। मुझे आपको, देखिए, कोई भी कोचिंग संस्था आपको कंप्लीट नहीं कराएगी। कोई भी कोचिंग संस्था अगर आपसे वादा करती है कि हम आपका चयन निश्चित देंगे, नहीं, आपकी अपनी मेहनत होगी। हम बताते हैं, आपने नोट किया, ठीक है। सपोज मानिए आपने हमारी कोचिंग ले ली, आपने ली। कोचिंग लेने के बाद में आप खुद से तो पढ़े नहीं, हमने पढ़ाया, आपने नोट्स बनाया और रख दिया। क्या होगा उससे? आपका चयन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका रिवीजन ही नहीं किया बार बार, आपने तरीकों को फॉलो ही नहीं किया जिस तरीके से हमने पढ़ने को बताया था। जिस तरीके से हम टेस्ट पेपर दे रहे थे, आपने उनको सोल्व ही नहीं किया टेस्ट पेपर को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अपने से रखिए, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, तब देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी होती है, ठीक है। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। ये थी आपकी अपनी बातें, ठीक है। बात करें टेस्ट की, यहाँ पे बात करें। टेस्ट सीरीज आप जब भी लगाएं, पहले आप अपनी जो टेस्ट पेपर है, तो टेस्ट पेपर को पूरा आप पढ़ें। मतलब पढ़ने का मतलब वही है कि जैसे आप परीक्षा हॉल में 2 घंटे देते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर दीजिए, ठीक है। आप पूरा 125 का आपका प्रश्न है, तो पूरे 125 आप विकल्प नोट कर लीजिए, लिख लीजिए पहले का कौन सा है, दूसरे का कौन सा। उसके बाद में आपको दी गई है उत्तर कुंजी। उत्तर कुंजी से आप मिलान कीजिए, ए ठीक था कि डी ठीक था, ठीक है। आप उसमें अपने सही गलत कीजिए, कितने सही हैं कितने गलत हैं। उसके बाद फिर आप इसको हटा दीजिए, उत्तर कुंजी को अपनी, फिर आप आ जाइए इसी टेस्ट पेपर पे जो आपने सॉल्व किया था। देखिए इस उत्तर कुंजी से कि आपका कितना सही है कितना गलत है, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं, किस तरह के आपके प्रश्न सही हुए हैं, किस तरह के प्रश्न आपके गलत हुए, मतलब आते हुए प्रश्न गलत हुए हैं, या जो क्या कहते हैं प्रश्न नए थे, क्या थे, आपको नए प्रश्न मिल रहे हैं, आप अलग से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी लेनी है, तब आप इस नंबर पे हमें कॉल करेंगे। बेहतर रहेगा यदि आप कॉल इवनिंग में करें। तो अगर कोई आपको विषय से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, तब आप इवनिंग में कॉल कीजिएगा। और अन्यत्र आपको कोई जानकारी लेनी है, टेस्ट पेपर या क्लास या कोई और भी जानकारी, तब आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास कहानी विधा हमारी कंप्लीट हुई है, यहीं तक रखते हैं। पात्रों की बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। जहाँ पे जिस पात्र का विषय में प्रश्न बनने की संभावना थी, वो हम वहाँ पे आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे नाटक विधा पे। अब हमारी नाटक विधा शुरू हुई है, थोड़ा प्रयास करेंगे तीव्र गति से आगे बढ़ने की, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नाटक विधा के साथ में देखेंगे ड्रामा होता क्या है। वैसे तो हर घर घर में ड्रामा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रामा होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।